ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 281, अलविदा लैंड और नियम, कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। चौथी रिंग मैजिक, आई ऑफ ट्रुथ, मिल्टन चेनी की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये जादू आध्यात्मिक नेत्र जादू का एक बेहतर संस्करण है और यह पहला चौथा रिंग मैजिक है जिसे उन्होंने लेवल 4 विज़ार्ड बनने के बाद महारत हासिल की। इसमें न केवल पिछले आध्यात्मिक नेत्र जादू की सभी विशेषताएं हैं, बल्कि यह और भी अधिक शक्तिशाली है। इसने एक नया फंक्शन भी लाया है, अंकन। मिल्टन किसी भी समय सत्य की आंख से चिन्हित व्यक्ति या वस्तु की स्थिति की निगरानी कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मिल्टन चाहे, वह किसी पर बिना जाने नजर रख सकता है। बेशक, इसकी एक दूरी सीमा है। यह विज़ार्ड दायरे तक सीमित है। दूसरे शब्दों में, यदि मिल्टन विज़ार्ड दायरे को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति या वस्तु को नहीं देख पाएगा जिसे उसने सत्य की आंख से चिन्हित किया था। फिर भी, यह अभी भी काफ़ी अतिशयोक्तिपूर्ण है। ये केवल एक ही दुनिया तक सीमित है। जब तक मिल्टन जादूगत दायरे में रहता है, वह किसी भी समय अपनी सत्य की आंख से चिन्हित किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति की निगरानी कर सकता है। ये तकनीक उसके गुरु बर्नार्ड द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के समान है, जहां उसके हाथ की एक लहर से एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई देती है। ये सोचते ही मिल्टन की आंखों में एक चमक सी चमक जाती है। एक बोधगम्य दृश्य जो केवल उसे ही दिखाई देता है, उसकी आंखों के सामने प्रकट होता है। उसकी आंखों में आथ एक लाउंज कुर्सी पर धूप सेक रहा है, जबकि एक युवक पास में अपने तीरंदाजी कौशल का अभ्यास कर रहा है। अगले ही पल, ये दृश्य मिल्टन की नज़र से ओझल हो जाता है। इसे व्यक्तिगत रूप से आजमाने के बाद ही उसे इस जादू की अपार क्षमता का एहसास हुआ। ये जादू लेवल 4 के जादूगर को भी चिन्हित कर सकता है, हालांकि वे कुछ समय बाद इसकी जासूसी को नोटिस कर लेंगे। लेकिन कभी कभी निगरानी की एक पल भी बहुत सारी जानकारी प्रदान कर सकती है। अगर चौथी रिंग की आध्यात्मिक आंख पहले से ही इतनी शक्तिशाली है, तो सातवीं रिंग की दुनिया की आंख के बारे में क्या? विज़ार्ड टॉवर के शीर्ष पर मिल्टन ने सूक्ष्म भावना के साथ विचार किया। सातवीं रिंग का जादू उसकी समझ से परे है। कोई आश्चर्य नहीं कि डैंडेलियन टैवन विज़ार्ड दायरे के इतने सारे रहस्यों को जानता है। लेवल 7 विज़ार्ड जो डैंडेलियन टैवन को नियंत्रित करता है, अगर वे चाहें तो विज़ार्ड दायरे में सभी की गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। मिल्टन को नहीं पता कि उसने उस लेवल 7 विज़ार्ड का ध्यान आकर्षित किया है या नहीं। हालांकि उसे संदेह है कि ऐसा शायद नहीं है। आखिरकार, हालांकि वह कुछ हद तक खास है, फिर भी वह केवल लेवल 4 विज़ार्ड है और अभी तक लेवल 7 विज़ार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त दिलचस्प नहीं है। इसके अलावा, डैंडेलियन टैवन ने पहले उसे अपने टेक्स्ट सिमुलेशन और ट्रू बॉडी सिमुलेशन के बारे में कोई परेशानी नहीं दी थी। जैसे ही मिल्टन ध्यान तकनीक का अभ्यास जारी रखने वाले थे, उनके आध्यात्मिक सागर में सत्य की पुस्तक थोड़ी हिली। अगले ही पल, सत्य की पुस्तक मिल्टन के सामने तैरती हुई आई और अपने आप खुल गई। मिल्टन ने अपनी चेतना सत्य की पुस्तक पर डाली और जांच की कि संदेश किसका था। बर्नार्ड का संदेश पढ़ने के बाद मिल्टन ने सत्य की पुस्तक को अपने आध्यात्मिक सागर में वापस कर दिया। तुरंत मिल्टन के आध्यात्मिक सागर से आध्यात्मिक शक्ति उमड़ी, उसके शरीर को ढंक लिया और उसे विज़ार्ड टॉवर से दूर ले गई। जब मिल्टन का शरीर फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही बर्नार्ड के स्वामित्व वाले द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन के शीर्ष पर था। बर्नार्ड के पास वास्तव में अपनी खुद की एक विशेष इमारत थी, सिवाय इसके कि यह ईस्ट गार्डियन सागर में स्थित थी। इसके अलावा, बर्नार्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ रहता है, क्योंकि वह जानता था कि वह कभी भी लेवल 5 का जादूगर नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने बहुत पहले ही ध्यान तकनीक का अभ्यास करना छोड़ दिया था और जादुई उपकरण अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। वास्तव में, सभी लेवल 4 जादूगरों में ऊपर चढ़ना जारी रखने की इच्छा नहीं होती है। जादूगर क्षेत्र में, कई जादूगरों का आजीवन लक्ष्य लेवल 4 जादूगर बनना होता है। एक बार जब ये जादूगर लेवल 4 जादूगर बन गए, तो उनके पास अब कोई लक्ष्य नहीं था। बिना किसी लक्ष्य के, स्वाभाविक रूप से, ध्यान साधना को जारी रखने की कोई प्रेरणा नहीं होगी। जैसा कि जादूगर क्षेत्र में 10 लाख वर्षों से स्थापित कानून उन्हें बताते हैं। स्तर 4 के जादूगर के स्तर 5 के जादूगर बनने की संभावना, भले ही उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया हो, 1000 में 1 से भी कम थी। गाजियनसी जादूगर क्षेत्र में सबसे बड़ा व्हाइट विज़ार्ड संगठन था, जिसका इतिहास दसियों लाख वर्षों तक फैला हुआ था। इस अवधि के दौरान गाजियनसी ने सैकड़ों हजारों सदस्यों की भर्ती की। इन लाखों में से सभी विलक्षण नहीं थे, लेकिन उनमें से 90% अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। इन व्यक्तियों में से लगभग 10,000 स्तर 4 के जादूगर बन गए थे।
लेकिन उन लोगों की कुल संख्या जो स्तर 5 के जादूगरों तक आगे बढ़े थे, जैसा कि गार्जियन सी द्वारा वर्षों से दर्ज किया गया था, 50 से भी कम थी। केवल 4 स्तर 6 के जादूगर थे और स्तर 7 के लिए केवल मंसूर था। ये गार्जियन सागर द्वारा करोड़ों वर्षों का संचय था। इसके अलावा इन करोड़ों वर्षों में लेवल 5 के जादूगर बनने वाले व्यक्तियों में से केवल 6 ही अभी जीवित हैं। दूसरे शब्दों में, वर्तमान गार्जियन सागर में लेवल 5 के जादूगरों की संख्या लेवल 6 के जादूगरों की संख्या से केवल 2 अधिक है। फिर भी गार्जियन सागर अभी भी जादूगर क्षेत्र में सबसे मजबूत क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठनों में से एक है। आपके पैतृक गुरु आपको फिर से देखना चाहते हैं। मिल्टन के बगल में साउंड्स ऑफ सी पवेलियन के शीर्ष पर बर्नार्ड बोला। मैं समझता हूँ, गुरु। मिल्टन ने सिर हिलाया और उत्तर दिया। एक लेवल 5 जादूगर उसे फिर से देखना चाहता था और ये लेवल 5 जादूगर उसका पैतृक गुरु था। स्वाभाविक रूप से मिल्टन के मना करने का कोई कारण नहीं था। ये जानते हुए कि मिल्टन मना नहीं करेगा, बर्नार्ड ने सिर हिलाया। चौथे रिंग मैजिक का निर्माण कैसा चल रहा है? लेवल 4 विज़ार्ड बनने के बाद आराम मत करो। 60 साल की मिशन डेडलाइन तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। बर्नार्ड ने सहजता से विषय बदला और पूछा, सब ठीक चल रहा है? मिल्टन ने कहा, उसके लिए जादू का शिलालेख बस कुछ सिमुलेशन का मामला था। अध्याय 282, 172, अलविदा लैंड और नियम, कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। वह भी अभी लेवल 4 का जादूगर बना था और अपने आध्यात्मिक सागर में केवल 3 फोर्थ रिंग मैजिक मंत्र बना सकता था। मिल्टन चेनी द्वारा उसके आध्यात्मिक सागर में इन 3 फोर्थ रिंग मैजिक मंत्रों का पूर्ण निर्माण किया गया है और इसे प्राप्त करने में उसने केवल 1 वर्ष लगाया। 1 वर्ष में 2 सिमुलेशन ने उसे अपने आध्यात्मिक सागर में आसानी से 3 फोर्थ रिंग मैजिक मंत्र बनाने की अनुमति दी। बेशक बर्नार्ड को यह नहीं पता था। अगर उसे पता होता कि मिल्टन चेनी को अपने आध्यात्मिक सागर में 3 फोर्थ रिंग मैजिक मंत्रों का सफलतापूर्वक निर्माण करने में केवल 1 वर्ष लगा, तो वह पूरी तरह से चकित हो जाता। यह अंतर क्षेत्र युद्ध का प्रारंभिक चरण है और जादूगर क्षेत्र के शून्य युद्ध क्षेत्र में बहुत अधिक खतरा नहीं है। यदि आप हर समय गार्जियन सागर में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप विज़ार्ड दायरे के शून्य युद्ध क्षेत्र में अभ्यास कर सकते हैं। बर्नार्ड ने बेपरवाह लहजे में कहा, ऐसा लगता है कि इसमें कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं था। फिर भी मिल्टन चेनी ने इन शब्दों से बहुत कुछ सीखा। ऐसा लगता है कि बर्नार्ड जानता था कि वह हमेशा गार्जियन सागर में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने ये सुझाव दिया। वास्तव में मिल्टन चेनी वास्तव में इस पर विचार कर रहे थे। मैं समझता हूँ, गुरु, मिल्टन चेनी ने उत्तर दिया। बोलने के बाद न तो मिल्टन चेनी और न ही बर्नार्ड ने बातचीत जारी रखी और चुप रहने का विकल्प चुना। मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक सागर में तीसरे चरण के माइंड मास्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले रत्न ने एक हल्की चमक उत्सर्जित की। मिल्टन चेनी का दिमाग विचारों से उलझा हुआ था और अनगिनत विचार उभरे। विज़ार्ड दायरे और खूनी सागर दायरे के बीच वर्तमान युद्ध अपने शुरुआती चरण में है। ये बहुत खतरनाक नहीं है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। लेवल 4 विज़ार्ड से लेवल 5 विज़ार्ड बनने के लिए उसे खेती के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होगी। हालांकि मिल्टन चेनी खेती के लिए इन संसाधनों के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं थे। आखिरकार उनके पास सिम्युलेटर था। वह खेती के लिए सभी संसाधन सिमुलेशन के जरिए प्राप्त कर सकते थे। उन्हें बस अपना दायरा बनाए रखना था। यह महत्वपूर्ण था कि वह वास्तविक दुनिया में पहले से ही तैयारी कर लें, क्योंकि सिमुलेशन की संख्या और उनकी अवधि बढ़ गई थी। आखिरकार वास्तविकता में समय सिमुलेशन में बिताए गए समय में से कुछ बचा सकता है। जितनी जल्दी वह अपना दायरा बढ़ा सकता है, उतना ही बेहतर होगा। हालांकि मिल्टन चेनी अब लेवल 4 विज़ार्ड थे, फिर भी उन्हें एक निश्चित तात्कालिकता का एहसास हुआ। लेवल 4 विज़ार्ड के रूप में अपने 2 टेक्स्ट सिमुलेशन के दौरान वह अब तक का सबसे लंबा जीवन 700 साल से थोड़ा ज़्यादा जी पाए थे। ये देखते हुए कि लेवल 4 विज़ार्ड सैद्धांतिक रूप से दसियों हजार साल तक जीवित रह सकता है। यदि वह प्रत्येक टेक्स्ट सिमुलेशन में दसियों हजार साल जी सकता है, तो वह अपने 60 साल के मिशन के आने तक पहले से ही लेवल 5 विज़ार्ड हो सकता है। वर्तमान में गार्जियन सागर में केवल 6 लेवल 5 विज़ार्ड थे। कोई कह सकता है कि यदि वह वास्तव में लेवल 5 विज़ार्ड बन जाता है, तो वह वास्तव में विज़ार्ड दायरे के शीर्ष सोपान से संबंधित होगा। बर्नार्ड, उनके गुरु, ने एक बार उल्लेख किया था कि वह भविष्य में विज़ार्ड दायरे के शिखर पर खड़ा हो सकता है। अनिवार्य रूप से वह भविष्य में लेवल 5 विज़ार्ड बन सकता है। जहां तक किसी भी उच्चतर चीज की बात है, बर्नार्ड ने भी इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। लेवल 4 विज़ार्ड बनने के बाद मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि लेवल 5 विज़ार्ड बनना उनकी पहुंच से बहुत दूर था और वह दिशा भी नहीं देख सकते थे। लेवल 4 विज़ार्ड से नीचे के स्तरों के लिए समय का संचय बहुत उपयोगी था, लेकिन लेवल 4 विज़ार्ड के बाद के स्तरों के लिए समय की शक्ति इतनी भयानक नहीं थी।
कुछ लेवल 4 के जादूगर विशेष तरीकों से सैकड़ों हजार साल तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि अगर वे सैकड़ों हजार साल तक जीवित भी रहते हैं तो भी लेवल 5 के जादूगर बनना बेहद मुश्किल होगा। यदि कोई व्यक्ति लेवल 5 का जादूगर बनने का मार्ग नहीं खोज पाता तो फिर लेवल 4 के जादूगर के पास भले ही 1 लाख साल हो फिर भी उसे पाना असंभव होगा। स्वाभाविक रूप से जितनी जल्दी वे इस मार्ग को खोज लेंगे उतना ही बेहतर होगा। हालांकि मिल्टन चेनी इस समय किसी विशेष जल्दी में नहीं थे, क्योंकि वे केवल 1 वर्ष के लिए लेवल 4 के जादूगर थे। इन चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। सिम्युलेटर को सुरक्षा जाल के रूप में देखते हुए मिल्टन चेनी में एक असाधारण आत्मविश्वास था। कम से कम वे स्वेच्छा से ध्यान तकनीक की अपनी साधना को नहीं छोड़ेंगे। वे स्वेच्छा से लेवल 5 के जादूगर बनने के प्रयास को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि यह बहुत कठिन था। ये सभी विचार एक पल में मिल्टन चेनी के दिमाग में दौड़ गए। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने इन विचारों और विचारों को दबा दिया। उनके आध्यात्मिक सागर में तीसरे चरण के माइंड मास्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले रत्न की फीकी चमक धीरे धीरे गायब हो गई। गुरु, पैतृक गुरु मुझे कब देखेंगे? अपने विचारों को दबाने के बाद मिल्टन चेनी ने पूछा। अपने शब्दों के गिरने के बाद बर्नार्ड ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मिल्टन चेनी द्वारा अनदेखी जगह पर, विशेष रूप से बर्नार्ड के आध्यात्मिक सागर में। बर्नार्ड की सत्य की पुस्तक थोड़ा हिली, एक संदेश भेजती हुई। एक पल बाद बर्नार्ड के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी और उसने कहा, अभी। जैसे ही उसके शब्द निकले मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। बर्नार्ड ने फिर मिल्टन चेनी की सत्य की पुस्तक को एक निर्देशांक भेजा। गुरु केवल आपको देखेगा। आप सत्य की पुस्तक पर निर्देशांक के माध्यम से गुरु के पास टेलीपोर्ट कर सकते हैं। बर्नार्ड बोला, ठीक है गुरु, मिल्टन चेनी ने उत्तर दिया। अगले ही पल सत्य की पुस्तक मिल्टन चेनी के सामने तैरने लगी। सत्य की पुस्तक ने अपने आप अपने पन्ने पलटे एक पर रुक गई। इस पृष्ठ पर एक छोटा घंटी के आकार का प्रतीक था। मिल्टन चेनी की आध्यात्मिक शक्ति घंटी के प्रतीक में समा गई। जैसे ही मिल्टन चेनी की आध्यात्मिक शक्ति उसमें विलीन हुई, सत्य की पुस्तक एक फीकी सफेद रोशनी में डूब गई। ये रोशनी घंटी के प्रतीक से बह निकली और फिर मिल्टन चेनी के शरीर को घेर लिया। अगले ही पल उसका शरीर मौके पर ही गायब हो गया। इस बीच बर्नार्ड अभी भी मौके पर ही खड़ा था, बिना किसी हलचल के। उसकी निगाह वहीं पर टिकी रही जहां मिल्टन चेनी गायब हो गए थे और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कितना भाग्यशाली बच्चा है। अगले ही पल बर्नार्ड की आकृति भी साउंड्स ऑफ सी पवेलियन के शीर्ष से गायब हो गई। जब सफेद रोशनी ने उसे लपेटा तो मिल्टन चेनी की चेतना काली हो गई। मिल्टन चेनी को लगा जैसे उसने अपनी सारी इंद्रियां खो दी हैं। वह सुन या देख नहीं सकता था, जैसे कि वह किसी शांत जगह पर था। हालांकि यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ ही सांसों के भीतर चेनी के सामने एक रोशनी दिखाई दी। अगले ही पल उसका शरीर एक पारदर्शी स्थान में दिखाई दिया। वह स्थान बहुत बड़ा था और चेनी ने पहुंचते ही अपने आसपास की चीजों को स्कैन करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह इसे सक्रिय नहीं कर सकता। कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। जब मिल्टन चेनी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे थे तो एक आवाज उनके कानों तक पहुंची। अगले ही पल एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। ये बूढ़ा आदमी बर्नार्ड का गुरु, चेनी का पैतृक गुरु, लेवल 5 विजार्ड लैन था। लैन के प्रकट होने के बाद वह चेनी के शरीर पर नजर डालते हुए दिलचस्पी लेता हुआ दिखाई दिया। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान दिखाई दी। ये वास्तव में डेस्टिनी सॉलिड स्टोन है। इस युवा साथी का भाग्य बहुत अच्छा है। डेस्टिनी सॉलिड स्टोन इन वर्षों में बहुत दुर्लभ हो गया है, यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं है, लैन बोला। अगले क्षण चेनी के बोलने से पहले लैन ने फिर से कहा, क्या आप जानते हैं कि लेवल 5 विजार्ड कैसे बने? ये सुनकर चेनी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह लेवल 4 विजार्ड बन गया था, फिर भी वह लेवल 5 से अपरिचित था। वह केवल इतना जानता था कि लेवल 5 विजार्ड बनने के लिए किसी को कोई रास्ता खोजना होगा, अन्यथा चाहे कितना भी समय क्यों न बिताया जाए, लेवल 5 विजार्ड बनना असंभव है। इसके अलावा लैन के सवाल ने चेनी को उलझन में डाल दिया। वह भी लेवल 4 विजार्ड बना ही था जब लैन का पहला सवाल लेवल 5 के बारे में था। इसके अलावा लैन को अपने लेवल 4 विजार्ड बनने पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। अगर उसकी कोई और प्रतिक्रिया होती तो वह सिर्फ थोड़ी दिलचस्पी होती। लेवल 5 विजार्ड बनना आसान है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी सीमा तक पहुंचने और फिर एक नियम के साथ एकीकृत होने की जरूरत है, लैन ने कहा। एक नियम? चेनी ने उत्सुकता से पूछा। ये पहली बार था जब उसने ये शब्द सुना था। उसने कई किताबें पढ़ी थीं और लेवल 3 विजार्ड बनने के बाद से गार्जियंसी की सभी किताबें उसके लिए खोल दी गई थीं।
हालांकि इनमें से किसी भी किताब में नियम का उल्लेख नहीं था। ये तथ्य इस बात पर जोर देता है कि यह एक अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य था। वास्तव में एक नियम एक अद्वितीय मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक लेवल 5 विजार्ड केवल एक नियम में एकीकृत हो सकता है और प्रत्येक नियम केवल एक लेवल 5 विजार्ड का समर्थन करता है, लैन ने कहा। लेकिन अगले ही पल लैन के शब्दों ने चेनी के हाव भाव को थोड़ा बदल दिया। मेरे पास एक बिना स्वामित्व वाला नियम है जो मैं आपको दे सकता हूं। अध्याय 283 173 नियम स्थान और अंतिम उत्तर सदस्यता अनुरोधित। अनुवादक 54,96,90,339। मेरे लिए एक अज्ञात नियम, मिल्टन चेनी ने सहज रूप से कहा। लैन ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, आपके लिए, लैन ने कहा। अगले ही पल उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली में एक हल्का नीला प्रकाश समूह दिखाई दिया। हल्का नीला प्रकाश समूह बड़ा नहीं था बल्कि काफी छोटा था। प्रकाश की धारियां समूह के अंदर आराम से तैर रही थीं, जो एक रहस्यमय हवा दे रही थीं। जैसे ही प्रकाश समूह दिखाई दिया, मिल्टन की नजरें उस पर चली गईं। वह लैन द्वारा बताए गए अज्ञात नियम के बारे में उत्सुक था। आखिरकार लैन के शब्दों से कोई भी सुन सकता था कि लेवल 5 विजार्ड बनने की कुंजी इस नियम में निहित है। कोई भी लेवल 5 विजार्ड बनने के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता, यहां तक कि सिम्युलेटर के साथ मिल्टन चेनी भी नहीं। बेशक वह जानता था कि लैन उसे बिना किसी कीमत के नियम नहीं देगा। इस दुनिया में आसमान में मुफ्त पाई जैसी कोई चीज नहीं है, खास तौर पर विजार्ड दायरे में लैन के साथ, जो एक लेवल 5 विजार्ड है जो न जाने कितने सालों से जिंदा है। ये बिना स्वामित्व वाला नियम कुछ ऐसा है जो मैंने अपने शुरुआती सालों में संयोग से प्राप्त किया था, जो मेरे लिए ज्यादा काम का नहीं है। मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं। जब तुम लेवल 4 विजार्ड की सीमा तक पहुंच जाओगे तो तुम इस बिना स्वामित्व वाले नियम का उपयोग करके एक सच्चे लेवल 5 विजार्ड बन सकते हो, लैन ने कहा। ये सुनकर मिल्टन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि एक पल के लिए चुप रहने का विकल्प चुना। ये कहना असंभव होगा कि उसे इस नियम में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार ये लेवल 5 विजार्ड की स्थिति का प्रतीक था। लेवल 5 विजार्ड दायरे के भीतर शीर्ष सोपान का प्रतिनिधित्व करता था। पैतृक गुरु, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझे ये बिना स्वामित्व वाला नियम क्यों देना चाहते हैं? थोड़ी देर बाद मिल्टन ने पूछा। हालांकि लैन अपने गुरु बर्नार्ड के शिक्षक थे, लेकिन उनका रिश्ता इतना गहरा नहीं था। उनके लिए मिल्टन को इतनी कीमती वस्तु देना समझदारी नहीं होगी। एक बिना स्वामित्व वाला नियम निश्चित रूप से डेस्टिनी सॉलिड स्टोन से कहीं अधिक मूल्यवान था। ये सुनकर लैन हंसा। उसने सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि विषय बदल दिया। क्या आपने इस स्थान के बारे में कुछ असामान्य देखा है? लैन ने पूछा। जैसे ही उसके शब्द रुके, मिल्टन ने सहज रूप से अपनी नज़र अंतरिक्ष के चारों ओर घुमाई। अपनी आध्यात्मिक शक्ति बंद होने के कारण मिल्टन केवल अपनी आंखों से ही न्याय कर सकता था। इस स्थान ने मिल्टन को जो पहली छाप दी वह अपरिचितता थी। हाँ, अपरिचितता। ऐसा लग रहा था कि यह स्थान जादूगर क्षेत्र या किसी अन्य दुनिया से संबंधित नहीं था, बल्कि एक अलग स्थान था। मिल्टन को यह भी नहीं पता था कि वह अब वास्तव में कहाँ था। वास्तव में जिस क्षण वह इस स्थान पर आया, उसे पहले से ही ऐसा एहसास था। लेकिन चूंकि लैन ने इसका उल्लेख नहीं किया, इसलिए मिल्टन ने भी पूछने की जहमत नहीं उठाई। अब जबकि लैन ने सक्रिय रूप से इस विषय को उठाया, तो स्वाभाविक रूप से उसे अपने मन में उठ रहे संदेहों को व्यक्त करना उपयोगी लगा। क्या ये स्थान जादूगर क्षेत्र का नहीं है? यह अविश्वसनीय रूप से विदेशी लगता है और मेरी आध्यात्मिक शक्ति को बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता है, मिल्टन ने कहा। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को क्यों नहीं बुला सकते हैं? लैन ने हंसते हुए पूछा। नियमों के कारण। मिल्टन चेनी हजारों वर्षों तक सिमुलेशन में रहने के कारण स्वाभाविक रूप से नौसिखिया नहीं थे। लैन ने पहले जो कहा था उसे देखते हुए मिल्टन आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि क्यों। अच्छा, जिस स्थान पर आप अभी हैं वह वास्तव में मेरे नियमों द्वारा निर्मित एक नियम स्थान है। यहाँ मैं नियम शक्ति को नियंत्रित कर सकता हूँ और कोई भी अन्य किसी भी शक्ति को नहीं बुला सकता है, लैन ने कहा। यह सुनकर मिल्टन के मन में एक विचार कौंधा, लेकिन वह तुरंत दब गया। कोई शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति के अलावा मिल्टन ने अन्य दुनियाओं से कई तरह की पारलौकिक शक्तियों को नियंत्रित किया, लेकिन मिल्टन ने इस स्थान पर रहते हुए अन्य दुनियाओं से पारलौकिक शक्तियों को बुलाने की कोशिश नहीं की थी। आखिरकार लैन, एक प्रामाणिक स्तर 5 जादूगर, उसके ठीक सामने था। मिल्टन मुसीबत को आमंत्रित नहीं करना चाहता था, फिर भी वह इस बिंदु पर कुछ हद तक उत्सुक था। अधिक विशेष रूप से, क्या अन्य दुनियाओं से पारलौकिक शक्तियों को इस नियम स्थान के भीतर बुलाया जा सकता है? अपनी जिज्ञासा के बावजूद मिल्टन ने प्रयोग करने का इरादा नहीं किया। आखिरकार एक वैकल्पिक दुनिया से पारलौकिक शक्तियों को स्तर 5 जादूगर के सामने पेश करना आदर्श नहीं होगा। नियम स्थान, मिल्टन ने उत्सुकता से पूछा। एक और नया शब्द।
यदि नियम स्तर 5 जादूगर बनने की कुंजी का प्रतीक है, तो शायद नियम स्थान उनके उपकरणों में से एक था। मिल्टन को यकीन नहीं था, लेकिन शायद लैन समझा सकता था। लेवल 5 विजार्ड बनने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसकी सीमा तक धकेलने और एक नियम को एकीकृत करने की आवश्यकता के अलावा, आपको अपने स्वयं के नियम स्थान को प्रकट करने के लिए एकीकृत नियम का उपयोग करने की भी आवश्यकता है। नियम स्थान की एक संभावित सीमा होती है, जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा बनाया गया नियम स्थान आपकी भविष्य की संभावित सीमा को निर्धारित करता है। लैन ने समझाया, यदि मिल्टन लेवल 5 विजार्ड बनने में सक्षम नहीं होता, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं करता। मिल्टन ने लैन को बाधित नहीं किया। लैन के बोलने के बाद उसने सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह अर्थ समझ गया है। इसे समझना आसान था। मूल रूप से नियम स्थान की एक सीमा थी। नियम स्थान की एक सीमा होती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि नियम स्थान की सीमा यह निर्धारित करती है कि लेवल 5 विजार्ड लेवल 6 विजार्ड बन सकता है या नहीं? मिल्टन ने अपनी व्याख्या के अनुसार पूछा। आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं। अध्याय 284 173 नियम स्थान और अंतिम उत्तर सदस्यता अनुरोधित _2। अनुवादक 54,96,90,339। लैन ने सिर हिलाया और बोलना शुरू किया। मिल्टन चेनी ने जो कहा वह वास्तव में बहुत सरल था, लेकिन उनके स्पष्टीकरण में कोई गलती नहीं है। नियम के साथ विलय करना या न करना यह निर्धारित करता है कि लेवल 4 विजार्ड लेवल 5 विजार्ड बन सकता है या नहीं। नियम स्थान की सीमा ये भी निर्धारित करती है कि लेवल 5 विजार्ड लेवल 6 बन सकता है या नहीं। लैन ने बात की। मिल्टन के बोलने का इंतजार किए बिना लैन ने आगे कहा, दक्षिणी संरक्षक सागर में आपने जो शुद्ध सफ़ेद समुद्र क्षेत्र देखा, वह वास्तव में एक जादूगर के बाहरी आध्यात्मिक सागर का प्रतिनिधित्व करता है। और लेवल 6 सफ़ेद विजार्ड का बाहरी आध्यात्मिक सागर, यह उसके नियम स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह नियम स्थान एक से अधिक नियमों से मिलकर बना है। लैन की आवाज़ धीमी होने पर मिल्टन के चेहरे पर चिंतन का भाव उभर आया। ये बातचीत मिल्टन की समझ से कुछ ज्यादा ही परे थी। ये बिल्कुल सामान्य बात है। आखिरकार मिल्टन सिर्फ लेवल 4 का जादूगर है, लेवल 5 उसके लिए अभी भी काफ़ी दूर की बात है। हालांकि लैन के शब्दों ने पहले ही लेवल 6 के जादूगर को फंसा दिया था। हालांकि चूंकि लैन ने स्पष्ट रूप से समझाया था, इसलिए मिल्टन स्वाभाविक रूप से इसका एक हिस्सा समझ सकता था। लैन के अर्थ में लेवल 6 व्हाइट विजार्ड का बाहरी आध्यात्मिक सागर वास्तव में लेवल 5 विजार्ड के रूल स्पेस के बराबर है, लेकिन ये रूल स्पेस से ज़्यादा उन्नत है। इसके विपरीत, यदि रूल स्पेस की संभावित सीमा बहुत कम है, तो जल्दबाजी में किसी नियम को एकीकृत करने से लेवल 6 विजार्ड बनना असंभव हो जाएगा। आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ, मिल्टन ने गंभीरता से कहा। लेवल 5 के जादूगर ने उसे इतना कुछ समझाया, ये दिखाने के लिए काफ़ी था कि लेवल 5 के जादूगर ने उसे कितना महत्व दिया। जहाँ तक लैन के उसे इतना कुछ समझाने का सवाल है, मिल्टन को कुछ अंदाजा है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अंदाजा है। हाँ, मेरे पास जो नियम हैं, वे तुम्हें अपना खुद का नियम स्थान खोलने में पूरी तरह से सहायता कर सकते हैं। लेकिन इस नियम स्थान की सीमा लेवल 5 के जादूगर की है, ये कभी लेवल 6 के जादूगर तक नहीं पहुंचेगा। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प दे सकता हूँ। पहला विकल्प यह है कि तुम इस नियम को बिना किसी कीमत के प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इस नियम को एकीकृत करना होगा। जहाँ तक दूसरे विकल्प की बात है, तो तुम पहले से ही स्पष्ट हो। लैन बोला, अगर इस समय उसके सामने मिल्टन नहीं होता, बल्कि कोई दूसरा लेवल 4 का जादूगर होता, तो 99% समय उस लेवल 4 के जादूगर द्वारा किया गया चुनाव पहला होता। आखिरकार पहली पसंद उसे लगभग निश्चित रूप से लेवल 5 का जादूगर बना देगी। लेवल 4 के 99% जादूगर मना नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मिल्टन भी इसे तुरंत नकार नहीं रहा है। लेवल 5 का जादूगर बनने का प्रलोभन बहुत बड़ा था। आपको इस पर ध्यान से सोचना चाहिए। यदि आप यह अवसर खो देते हैं, तो भविष्य में आपके लिए कोई और अननोन रूल्स पाने की बहुत कम उम्मीद है। लैन ने कहा। मिल्टन ने स्वाभाविक रूप से समझा, यदि ये केवल उसके ऊपर होता, तो अननोन रूल प्राप्त करना निश्चित रूप से बहुत कठिन होता। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जिस नियम के साथ विलय करना चाहिए, वह कुछ ऐसा है जिसे मुझे खुद ही खोजना चाहिए। मिल्टन ने कहा। इस पर विचार करने के बाद वह यही अंतिम उत्तर लेकर आया। बेशक, वह पहला विकल्प चुन सकता था, जो उसे लेवल 5 के जादूगर के रूप में स्थिर कर देगा। आखिरकार सिम्युलेटर के साथ उसे आध्यात्मिक शक्ति की उस सीमा तक पहुंचने के लिए बस कुछ दशकों की आवश्यकता होगी जिसे एक लेवल 1 जोड़ विजार्ड प्राप्त कर सकता है। लेकिन चूंकि उसके पास सिम्युलेटर है, इसलिए वह भविष्य में कभी भी सिर्फ लेवल 5 विजार्ड नहीं बन पाएगा। अगर लेवल 5 विजार्ड बनने से उसे रोका जा सकता है, तो ये सिम्युलेटर प्लगइन के लिए एक अन्याय होगा। ठीक है। जब मिल्टन ने मना कर दिया, तो लैन को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके हाथ की एक हरकत से उसके हाथ से हल्का नीला प्रकाश समूह गायब हो गया।
ये खजाना, जो विजार्ड दायरे में लगभग सभी लेवल 4 विजार्ड को पागल कर सकता था, मिल्टन के सामने ही गायब हो गया। अब क्या आपको इस बात की उत्सुकता नहीं है कि मैंने आपको इस नियम के लिए विकल्प क्यों दिया? प्रकाश समूह को पुनः प्राप्त करने के बाद लैन बोला। मिल्टन ने सिर हिलाया। उत्सुक न होना असंभव था। लेवल 5 विजार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नियम विजार्ड दायरे में सबसे कीमती वस्तुओं में से एक था। मिल्टन को संदेह नहीं था कि अगर उसने वास्तव में पहली पसंद की तो लैन निश्चित रूप से उसे यह नियम देगा। वास्तव में ये नियम मूल रूप से आपके गुरु बर्नार्ड के लिए तैयार किया गया था, लेकिन आपके गुरु को लेवल विजार्ड बनने पर कुछ दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने जीवन में कभी भी लेवल 5 विजार्ड नहीं बन पाए। ये नियम तुम्हें देने का फैसला असल में तुम्हारे गुरु का था, क्योंकि यह नियम मूल रूप से उन्हीं का था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अंततः इसे वापस इस्तेमाल करोगे। लैन ने समझाना शुरू किया। बिना किसी कारण के मिल्टन को नियम देना स्पष्ट रूप से संभव नहीं था। दरअसल इसका कारण उसका एकमात्र छात्र था, जो मिल्टन का गुरु भी था। बर्नार्ड के पास केवल एक छात्र है, मिल्टन चेनी, जो अब लेवल 4 का जादूगर बन गया है। इसलिए वह अपने छात्र मिल्टन चेनी के लिए यह नियम छोड़ने की उम्मीद करता है। लैन से ये सुनकर मिल्टन चेनी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका गुरु उसे इतना महत्व देगा। ये कहना असंभव होगा कि वह थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुआ। मेरे गुरु, वह, आप पूछना चाहते हैं कि जब वह लेवल 4 का जादूगर बना तो क्या उसके साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ? मिल्टन चेनी के बोलने से पहले ही लैन ने भविष्यवाणी कर दी कि वह क्या कहेगा। इसलिए उसने उसे बीच में ही रोक दिया और बदले में एक सवाल पूछा। मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि लेवल 4 के जादूगर के लेवल 5 के जादूगर बनने की सारी उम्मीदें खत्म होने का क्या कारण हो सकता है। मैं आपको यह नहीं बता सकता। शायद आप अपने गुरु से व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, लैन ने कहा। जब इस विषय पर बात हुई तो लैन की आंखों में कुछ और भावनाएं भी थीं। हालांकि ये भावना लैन द्वारा अच्छी तरह से छिपाई गई थी और मिल्टन चेनी ने इसे नोटिस नहीं किया। लैन के शब्दों को सुनने के बाद मिल्टन चेनी ने स्वाभाविक रूप से पूछताछ जारी नहीं रखी। चूंकि आपने इस नियम को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बूढ़े व्यक्ति को इसे कुछ समय तक और बनाए रखना होगा। लैन ने मजाक किया। मिल्टन चेनी के चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। लेवल 5 के जादूगर के लिए संभावित सीमा निर्धारित करने वाला एक अनोन नियम वास्तव में दुर्लभ था, लेकिन मिल्टन चेनी को इस नियम को खोने के कारण कोई विशेष भावना नहीं होगी। आखिरकार मिल्टन चेनी को विश्वास था कि उनका भविष्य निश्चित रूप से लेवल 5 के जादूगर होने तक सीमित नहीं था। बच्चे, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। जब लैन की आवाज़ मिल्टन चेनी के कानों में गूंजी तो उसकी चेतना एक बार फिर से अंधकार में हो गई। जब तक मिल्टन चेनी को होश आया, तब तक उसका शरीर पहले से ही विजार्ड टॉवर के शीर्ष पर था। पिछली सभी घटनाएं एक भ्रम की तरह लग रही थीं, लेकिन मिल्टन चेनी को पता था कि इससे पहले की हर चीज़ वास्तविक थी। उसने वास्तव में लेवल 5 विजार्ड बनने के अवसर को अस्वीकार कर दिया। मिल्टन चेनी के यहाँ आने से पहले बर्नार्ड पहले से ही इंतजार कर रहा था। मिल्टन चेनी को अचानक प्रकट होते देख बर्नार्ड ने अनजाने में अपनी नज़र उस पर टिका दी। अगले ही पल आध्यात्मिक शक्ति का एक झोंका मिल्टन चेनी पर हवा के झोंके की तरह बह गया। बर्नार्ड के चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। तुम उस नियम के साथ विलीन नहीं हुए? कुछ हद तक हैरान बर्नार्ड ने पूछा। बर्नार्ड का सवाल सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। अगले ही पल उसने अपने सिर के पीछे थपकी महसूस की, और जिसने उसे थपकी दी वह स्वाभाविक रूप से उसका गुरु बर्नार्ड था। थपकी भारी नहीं थी, लेकिन मिल्टन चेनी ने फिर भी अवचेतन रूप से उसके सिर के पीछे हाथ बढ़ाया। क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हें पता है कि एक अनोन नियम क्या दर्शाता है? तुमने लेवल 5 विजार्ड बनने का मौका ठुकरा दिया। मैं तुम्हारे बारे में क्या कह सकता हूँ? कुछ हद तक निराश बर्नार्ड ने कहा। यह पहली बार था जब मिल्टन चेनी ने बर्नार्ड को ऐसी हालत में देखा था। वह जानता था कि उसका गुरु वास्तव में गुस्से में था। उसके गुरु ने उसके सिम्युलेटर के बारे में कुछ नहीं कहा। बर्नार्ड के दिमाग में लेवल 5 का जादूगर पहले से ही जादूगर क्षेत्र का शिखर था। जहां तक लेवल 6 या लेवल 7 के जादूगर की बात है तो ये सोचना भी बहुत दूर की बात थी। और अब जब लेवल 5 का जादूगर बनने का अवसर उसके छात्र के सामने रखा गया तो छात्र ने मना कर दिया। गुरु, उस नियम की सीमा केवल लेवल 5 का जादूगर है, मिल्टन चेनी ने कहा। मिल्टन चेनी की बातें सुनकर बर्नार्ड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या इसकी वजह यही थी? तो क्या? बर्नार्ड ने सहजता से पूछा। गुरु, मुझे लगता है कि मेरा भविष्य लेवल 5 का जादूगर बनने से कहीं बढ़कर है, मिल्टन चेनी ने जवाब दिया। बर्नार्ड ने अपने माथे को थोड़ा रगड़ा। फिर उसने कहा, लगता है कि मेरे गुरु ने आपसे कुछ बातें छिपाई हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी ज्ञात नियमों में से कौन से नियम लेवल 5 के जादूगर की ऊपरी सीमा वाले नियम हैं?
अध्याय 285 रेशियो 174 नया सिमुलेशन और अपमानजनक परिणाम सदस्यता अनुरोधित। अनुवादक 54,96,90,339। कितने? मिल्टन चेनी ने सहजता से जवाब दिया, क्योंकि जब बैन ने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्हें एहसास हुआ कि लैन ने उन्हें इस पहलू के बारे में कभी नहीं बताया था। हालांकि इस सवाल का जवाब मिल्टन के अंतिम निर्णय को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। जब तक लेवल 6 विज़ार्ड बनने की थोड़ी सी भी संभावना है, मिल्टन कभी भी अपने भविष्य को लेवल 5 विज़ार्ड बनने तक सीमित नहीं रखेंगे। मिल्टन का अचेतन प्रति प्रश्न जिज्ञासा से अधिक था। खोजे गए 10 अनोन नियमों में से उनमें से 8 या 9 के लिए अधिकतम सीमा लेवल 5 विज़ार्ड है। क्या आपको अब इन अनोन नियमों को अस्वीकार करने का पछतावा है? बैन ने टिप्पणी की। दूसरे शब्दों में, वर्तमान में विज़ार्ड दायरे में अतीत के विज़ार्ड सहित लेवल 5 विज़ार्ड्स में से 90% ने उन नियमों के साथ एकीकरण किया है जिनकी अधिकतम सीमा लेवल 5 है। मिल्टन के जवाब देने से पहले बैन ने आगे कहा, भले ही कोई व्यक्ति लेवल 6 विज़ार्ड की अधिकतम सीमा वाले नियम के साथ एकीकृत हो जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि वह लेवल 6 विज़ार्ड बन सकता है। लेवल 6 विज़ार्ड और लेवल 5 विज़ार्ड के बीच असमानता महत्वपूर्ण है। नियमों की अधिकतम सीमा केवल एक कदम के रूप में काम करती है, लेवल 6 विज़ार्ड बनने के लिए दरवाज़ा खोलने की कुंजी नहीं। बैन के शब्दों के गिरने पर मिल्टन के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। मिल्टन ने थोड़ा सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह समझ गया कि बैन का क्या मतलब था। मैं समझ गया, गुरु, मिल्टन ने बीच में कहा। क्या आपको कोई पछतावा है? ये सुनकर मिल्टन ने अपना सिर हिलाया। पछतावे का सवाल ही नहीं उठता। दुनिया की विशालता को देखने के बाद तथा अन्य दुनियाओं में स्तर 8 के जादूगर के अस्तित्व को देखने के बाद मिल्टन स्तर 5 के जादूगर के रूप में अटके रहने से कैसे संतुष्ट हो सकता था? भले ही वह उस समय केवल लेवल 1 जोड़ विज़ार्ड था। ये देखकर कि मिल्टन को वास्तव में कोई पछतावा नहीं था, बैन को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। उसका छात्र वास्तव में उच्च लक्ष्य रख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिल्टन वास्तव में किसी नियम को अस्वीकार कर देगा। उल्लेखनीय रूप से यह एक ऐसा नियम था जो लेवल 5 विज़ार्ड बनने के द्वार की कुंजी के रूप में कार्य करता था। उसके दिमाग में कोई भी ऐसे अवसर को अस्वीकार नहीं करेगा। हालांकि उसके छात्र ने पारंपरिक ज्ञान की अवहेलना करते हुए ऐसा किया। क्या आप जानते हैं कि मेरे गुरु ने किस स्तर के नियम को अपनाया है? बैन ने एक नया विषय उठाया। मिल्टन ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में नहीं जानता था कि लैन ने किस नियम को अपनाया है। लैन ने नियम स्पेस में इसका उल्लेख नहीं किया था। स्तर 5 या स्तर? मिल्टन ने जोखिम उठाया। बैन के शब्दों के आधार पर अधिकांश नियमों की अधिकतम सीमा स्तर 5 है। इसलिए मिल्टन ने बेतरतीब ढंग से 2 स्तरों का अनुमान लगाया। हालांकि मिल्टन की अटकलों को सुनकर बैन ने अपना सिर हिला दिया। स्तर 6 की अधिकतम सीमा वाले कोई नियम नहीं हैं। नियमों की उच्चतम सीमा 2 प्रकार की होती है, एक स्तर 5 है और दूसरी की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जब कोई स्तर 6 के जादूगर से स्तर 7 के जादूगर में विकसित होना चाहता है तो इसका नियमों से कोई लेना देना नहीं है, बैन ने स्पष्ट किया। ये सुनकर मिल्टन संभवतः निहितार्थों को गलत नहीं समझ सकते थे। यदि लैन जिस नियम के साथ एकीकृत हुआ था वह स्तर 5 पर सीमित नहीं था और स्तर 6 की अधिकतम सीमा वाले कोई नियम नहीं थे, तो लैन जिस नियम के साथ एकीकृत हुआ था वह ऐसा नियम होना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। कोई सीमा नहीं होने का मतलब था कि लैन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। फिर भी मेरे गुरु के लिए स्तर 6 का जादूगर बनना अभी भी असाधारण रूप से कठिन है, बैन ने टिप्पणी की। मिल्टन ने बैन की बात को बीच में नहीं रोका, वह चुपचाप सुनता रहा। मेरे गुरु 1,20,000 साल पहले लेवल 5 के जादूगर बन गए थे। 1,20,000 साल? मिल्टन ने पूछा। हाँ, 1,20,000 साल। लेवल 5 के जादूगर बनने के बाद समय सिर्फ एक संख्या है। हालांकि 1,20,000 साल बीत जाने के बाद भी मेरे गुरु लेवल 5 के जादूगर बने हुए हैं और उनके लेवल 6 के जादूगर बनने की बहुत कम उम्मीद है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? इस पर बैन ने एक प्रति प्रश्न पूछा। मिल्टन ने कुछ देर सोचा, फिर कुछ हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। क्या ये जादूगर पद की वजह से है? मुझे याद है कि मेरे पैतृक गुरु ने मैजिक डिवाइस जादूगर पद चुना था और इस पद की अधिकतम सीमा लेवल 5 जादूगर थी। जब मिल्टन ने निष्कर्ष निकाला तो बैन ने सहमति में सिर हिलाया। मिल्टन सही थे, ये वास्तव में विज़ार्ड पद से संबंधित था। हालांकि मिल्टन पूरी तरह से सटीक नहीं थे। आपका उत्तर पूरी तरह से गलत नहीं है। मेरे गुरु वास्तव में विज़ार्ड पद द्वारा प्रतिबंधित थे। हालांकि मैजिक डिवाइस विज़ार्ड का मार्ग वास्तव में मेरे गुरु द्वारा ही शुरू किया गया था। इस विज़ार्ड पद की क्षमता पूरी तरह से उन पर निर्भर है। कौन जानता है, इस विज़ार्ड पद की अंतिम क्षमता लेवल 5 विज़ार्ड से आगे तक फैली हो सकती है, बैन ने सुझाव दिया। इन कुछ संक्षिप्त वाक्यों ने मिल्टन के दिमाग में विचारों की लहरें पैदा कर दीं।
ये पता चला कि उनके पैतृक गुरु ही थे जिन्होंने मैजिक डिवाइस विजार्ड के विजार्ड पथ की शुरुआत की थी। मिल्टन ने एक बार गार्जियन-सी की लाइब्रेरी में मैजिक डिवाइस विजार्ड के इस ट्रांसेंडेंट पथ पर शोध किया था। वह जानता था कि गार्जियन-सी का एक सदस्य ही वह था जिसने इस विजार्ड पथ की स्थापना की थी, लेकिन मिल्टन ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह सदस्य वास्तव में उसका पैतृक गुरु था। दूसरे शब्दों में, क्या मेरे पैतृक गुरु के लिए लेवल 6 जादूगर बनना अन्य लेवल 5 जादूगरों की तुलना में अधिक कठिन नहीं है? मिल्टन बोला, एक साधारण लेवल 5 जादूगर के लिए, हालांकि लेवल 6 जादूगर बनने का मार्ग कठिन है, लेकिन कम से कम यह अच्छी तरह से परिभाषित है। लेकिन मिल्टन के पैतृक गुरु, लैन, एक जादूगर पथ पर चल पड़े हैं, जिसका नेतृत्व उन्होंने खुद किया है। इस मामले में, लेवल 6 जादूगर बनने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने से पहले अपना रास्ता तय करना होगा। ये सुनकर, बैन ने सहमति में सिर हिलाया। उसका प्रारंभिक लक्ष्य लेवल 5 विजार्ड बनना था, न कि लेवल 6 या लेवल 7 विजार्ड। इसका कारण यह है। अध्याय 286 रेशियो 174 नया सिमुलेशन और अत्यंत भयानक परिणाम, सदस्यता अनुरोधित 2। अनुवादक 54,96,90,339। इसका एक बड़ा कारण यह था कि वह जिस विजार्ड पथ का अनुसरण कर रहा था, वह उसे केवल लेवल 5 विजार्ड तक पहुंचने की अनुमति देता है। लेकिन अब वह समझ गया है, उसका छात्र जिस पथ का अनुसरण कर रहा है, वह व्हाइट विजार्ड पथ है। इस पथ की सीमा कम से कम लेवल 7 विजार्ड है और यह संभवतः लेवल 8 विजार्ड बनने की ओर ले जाती है। अब, मिल्टन चेनी वास्तव में अपने भविष्य को अपने हाथों में रखता है। उस नियम को अस्वीकार करना जो उसकी सीमा को लेवल 5 पर सेट करता है, शायद मिल्टन के लिए एक अच्छी बात है। गुरु, मेरे पैतृक गुरु ने मुझे बताया कि यह नियम आपका है। मिल्टन ने विषय बदल दिया। ये नियम उसके गुरु बेन का था और ये लैन ही था जिसने उसे बताया था। हालांकि, चूंकि बेन लेवल 4 विजार्ड होने के दौरान कुछ दुर्घटनाएं कर चुका था, इसलिए यह नियम अब तक अपरिवर्तित रहा। मिल्टन की बातें सुनकर बेन के चेहरे पर उदासी छा गई। वह जानता था कि मिल्टन क्या पूछना चाहता था, लेकिन उसने जवाब नहीं देने का फैसला किया। उसने पहले ही इस बात को अपने दिल में दबा लिया था, वह नहीं चाहता था कि उसका छात्र उसकी कमजोरी देखे। एक बार ऐसा था, लेकिन अब नहीं। बेन ने जवाब दिया। बेन की बात सुनकर मिल्टन स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका गुरु उसे बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। बेन ने मिल्टन से थोड़ी देर और बात की, फिर वह मिल्टन के विजार्ड टॉवर से चला गया। मिल्टन की नज़र उस जगह पर टिकी रही जहां बेन गायब हो गया था, फिर उसने दूसरी तरफ देखा। कुछ चीज़ें थीं जो बेन उससे छिपा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वह उन्हें संभाल नहीं सकता था, या शायद इसलिए क्योंकि उन्हें जानना बेकार होगा। बिना किसी और विचार के, मिल्टन ने अपने बिखरे हुए विचारों को एक तरफ रख दिया। अगले ही पल, मिल्टन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी तकनीक का उपयोग करके ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। लेवल 4 विजार्ड बनने के बाद, समय उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। गाजियन सागर में, मिल्टन ने अपना अधिकांश समय अपनी ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में बिताया। वास्तव में इस ध्यान तकनीक का अभ्यास करना मिल्टन के लिए महत्वहीन लग सकता है। हालांकि, मिल्टन इस सिद्धांत को समझते थे कि हर छोटी चीज़ एक मिकल बनाती है, इसलिए उन्होंने सिर्फ इसलिए आराम नहीं किया क्योंकि वे लेवल 4 के जादूगर बन गए थे। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ सिम्युलेटर पर नहीं टिकाईं। अब जब उन्हें लेवल 5 के जादूगरों का रहस्य पता चल गया था, तो उन्हें अपने सिमुलेशन के दौरान पहले से योजना बनाने की ज़रूरत थी। अनगिनत सिमुलेशन जमा होने के बाद, मिल्टन एक दिन उस नियम को पा लेंगे जो उनका था। समय उड़ता चला गया और आधा साल जल्दी ही बीत गया। विजार्ड टॉवर के अंदर, मिल्टन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपना ध्यान अभ्यास बंद कर दिया। अगले ही पल, उनकी आध्यात्मिक शक्ति रुक गई, फिर मिल्टन के आध्यात्मिक सागर में वापस आ गई। उसी समय, उनके सामने एक पारदर्शी पीली नीली रोशनी वाली स्क्रीन दिखाई दी। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट 1। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करें। आधे साल के निर्माण के बाद एक और टेक्स्ट सिमुलेशन हाथ में था। हाँ, अपने सामने काले टेक्स्ट को देखते हुए, मिल्टन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिमुलेशन शुरू कर दिया। लेवल 4 विजार्ड बनने के बाद से यह मिल्टन का तीसरा टेक्स्ट सिमुलेशन था। पिछले 2 सिमुलेशन के दौरान, मिल्टन ने अपनी तकनीक को बनाए रखने का विकल्प चुना। इस बार सिमुलेशन में, मिल्टन ध्यान का अभ्यास करना चुनता है। क्योंकि उसके आध्यात्मिक सागर में तकनीकें पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस बार दायरे को बनाए रखना चुनता। सिमुलेशन शुरू हुआ और मिल्टन के सामने काले टेक्स्ट की पंक्तियां उभरीं। 39 वर्ष, आप गाजियन सागर को नहीं छोड़ते, बल्कि विजार्ड टॉवर में ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं। 45 वर्ष, ध्यान का अभ्यास करते हुए, ऐसा लगता है कि आप समय बीतने का एहसास नहीं कर सकते। वर्ष, ध्यान का अभ्यास करना उबाऊ है। आप गाजियन सागर को छोड़कर विजार्ड महाद्वीप पर वापस जाने का विकल्प चुनते हैं। साल की उम्र, विजार्ड महाद्वीप पर, आप महाद्वीप को छोड़कर गाजियन सागर में वापस आने से पहले अपने पिता से मिलते हैं।
साल की उम्र, आप ध्यान का अभ्यास करना बंद कर देते हैं और लेवल 4 विज़ार्ड बनने के बाद पहला मिशन लेते हैं। साल की उम्र, गार्जियन सागर को छोड़कर आप स्टेलर दायरे की ओर बढ़ते हैं, जो आपके मिशन का गंतव्य है जिसमें आपका बहुत सारा समय लगेगा। साल की उम्र, अपने खाली समय में आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, अपने समय का पूरा उपयोग करते हैं। साल की उम्र, आपका मिशन एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है, आपको ध्यान का अभ्यास रोकना होगा, मिशन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साल की उम्र, आपने गार्जियन सागर से अपना मिशन पूरा कर लिया है, गार्जियन सागर में वापस आ गए हैं और ध्यान का अभ्यास करना जारी रखा है। साल की उम्र, विज़ार्ड दायरे और खूनी सागर दायरे के बीच अंतर क्षेत्र युद्ध बढ़ रहा है, लेकिन आप इसमें शामिल नहीं हैं। आयु 484, आप एक नया मिशन लिया और खूनी सागर क्षेत्र में चले गए। आयु 485, आपने सावधानीपूर्वक मिशन को तुरंत पूरा करने से परहेज किया, इसके बजाय एक अवसर की प्रतीक्षा की और अपना खाली समय ध्यान तकनीकों का अभ्यास करने में बिताया। आयु 755, आपने मिशन पूरा किया और गार्जियन सागर में वापस आ गए। आयु 756, खूनी सागर क्षेत्र को बाहरी डोमेन शैतान ने निगल लिया और जादूगर क्षेत्र और खूनी सागर क्षेत्र के बीच युद्ध समाप्त हो गया। आयु 815, आपने एक नया मिशन लिया जो आपके लिए आसान था। आयु 862, आपने मिशन पूरा किया और गार्जियन सागर में वापस आ गए। आयु 1230, गार्जियन सागर के भगवान एक स्तर 8 जादूगर के रूप में आगे बढ़े और जादूगर क्षेत्र में अन्य क्षेत्र स्तर के जादूगरों के संगठनों का शुद्धिकरण शुरू किया। आयु 1232, जादूगर क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर गृहयुद्ध छिड़ गया, लेकिन लेवल 8 का जादूगर जय था। आयु 1535, गार्जियन सी ने जादूगर क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण कर लिया और अन्य दुनियाओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। आयु 1539, अग्रिम सेना के रूप में आप तार्कीय क्षेत्र में गए जहां उच्च स्तरीय अस्तित्वों ने आप पर और आपकी टीम पर हमला किया और उन्हें मार डाला। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपना पुरस्कार चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। आप 3 यादें बनाए रखना चुन सकते हैं। यह मिल्टन चेनी ने सिम्युलेटर पर काले पार्ट को देखा, लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाया। इस बार पार्ट सिमुलेशन न केवल उनकी उम्मीद से परे था कि वे कितने समय तक जीवित रहेंगे, बल्कि जादूगर क्षेत्र का भविष्य का विकास भी उनके विचार से बहुत दूर था। ये पता चला कि गार्जियन लॉर्ड मंसूर वास्तव में 1000 से अधिक वर्षों के बाद एक स्तर 8 जादूगर बन गया। वह वास्तव में एक स्तर 8 जादूगर बन गया। एक स्तर 8 जादूगर। यदि पिछले मिल्टन को कुछ संदेह था कि खूनी सागर क्षेत्र के भक्षण का मंसूर से कुछ लेना देना हो सकता है, तो मिल्टन अब इसकी पूरी तरह से पुष्टि कर सकते हैं। और ये तथ्य कि गार्जियन सागर जादूगर क्षेत्र में सबसे बड़े सफेद जादूगर संगठन के रूप में अंततः पूरे जादूगर क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ये केवल जादूगर क्षेत्र को नियंत्रित करने से भी संतुष्ट नहीं था, बल्कि अन्य दुनियाओं पर आक्रमण करना जारी रखा। इतनी बड़ी भूख, लगभग 10 मिलियन वर्षों के गार्जियन सागर के इतिहास ने पहले कभी अन्य दुनियाओं पर आक्रमण नहीं किया था। इसने कभी अन्य विमानों पर विजय प्राप्त नहीं की, दुनियाओं की तो बात ही छोड़िए। 10 मिलियन वर्षों की योजना, ये बहुत अतिशयोक्ति है, इतना अतिशयोक्ति कि मिल्टन ने इस सिमुलेशन के परिणाम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। क्षेत्र बनाए रखें। अपने दिल में अराजक विचारों को दबाते हुए मिल्टन ने अपने क्षेत्र को बनाए रखने का फैसला किया। अगले ही पल मिल्टन का आध्यात्मिक सागर शांत होने से पहले थोड़ा हिल गया। 1000 वर्षों तक ध्यान तकनीकों के अभ्यास से मिल्टन में बहुत सुधार नहीं आया। कम से कम अब वह अपने आध्यात्मिक सागर में केवल 3/4 रिंग जादू मंत्र ही बना सकता था। एक स्तर 4 जादूगर की सीमा 9/4 रिंग जादू मंत्रों का निर्माण करना है। वर्तमान मिल्टन अभी भी एक स्तर 4 जादूगर की सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर था। 1230, 1231 और 1539 की उम्र की यादों को संजोकर रखें। मिल्टन ने अपना मन बना लिया। अगले ही पल मिल्टन के दिमाग में 3 अपरिचित यादें उभर आईं। उसने जल्दी से यादों को पचा लिया और एक पल में ये तीनों यादें मिल्टन द्वारा पूरी तरह से आत्मसात कर ली गईं। मिल्टन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में हैरानी का भाव था। एक लेवल 8 जादूगर, ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। उसकी यादों में पूरे जादूगर क्षेत्र को ढकने वाले विशाल आध्यात्मिक शक्ति नेटवर्क ने मिल्टन को चौंका दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि गार्जियन सागर पूरे जादूगर क्षेत्र पर हावी हो सकता है। एक लेवल 8 जादूगर की शक्ति मिल्टन की समझ से परे थी। हालांकि मिल्टन कुछ हैरान था। अगर मंसूर इतना शक्तिशाली हो गया था, तो वह अभी भी जादूगर क्षेत्र की परवाह क्यों करेगा? लेवल 7 के जादूगरों के लिए दुनिया को जीतने का प्रलोभन बहुत बढ़िया है, लेकिन लेवल 8 के जादूगर जैसे प्राणी के लिए यह उतना लुभावना नहीं है, जब तक कि जादूगर क्षेत्र मंसूर के लिए बहुत महत्वपूर्ण न हो। शायद मंसूर जादूगर क्षेत्र का उपयोग एक और कदम बढ़ाने के लिए करना चाहता था, ये भी संभव है। मिल्टन ने सोचा। एक पल के बाद उसकी आकृति चमकी और जादूगर टॉवर में गायब हो गई। अध्याय 287 रेशियो 175 बैंक का मिशन और ब्लैक लाइट क्लस्टर। कृपया सदस्यता लें।
अनुवादक 54,96,90,339। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपने पुरस्कार चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। आप 3 स्मृति खंडों को बनाए रखना चुन सकते हैं। क्षेत्र बनाए रखें। मिल्टन चेनी ने अपने दिल में अपना निर्णय लिया, अपने क्षेत्र को बनाए रखने का विकल्प चुना। जैसे ही उन्होंने अपने क्षेत्र को बनाए रखने का फैसला किया, मिल्टन का आध्यात्मिक सागर थोड़ा हिला, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। 75, 76 और 70 साल की उम्र की यादों को बनाए रखें। अगले ही पल मिल्टन ने अपने विचारों को सक्रिय कर दिया। उनके दिमाग में 3 अपरिचित स्मृति खंड उभरे। इन 3 अपरिचित यादों को आत्मसात करने के बाद मिल्टन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पलक झपकते ही लेवल 4 विज़ार्ड बनने के बाद से 2 साल बीत चुके थे। लेवल 4 विज़ार्ड बनने के बाद से यह उनका चौथा टेक्स्ट सिमुलेशन था। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त होने के बाद मिल्टन ने तुरंत पैनल को नहीं छिपाया। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान पैनल के अंतिम कॉलम पर लगाया। 2 साल बीत चुके थे और उनके पुनर्जन्म सिमुलेशन में एक नई गिनती जुड़ गई थी। सिम्युलेटर अपग्रेड होने के बाद पुनर्जन्म सिमुलेशन जमा करने का अंतराल 1 साल से 2 साल में बदल गया। यह मिल्टन द्वारा अपने सिम्युलेटर अपग्रेड के बाद जमा किया गया पहला पुनर्जन्म सिमुलेशन अवसर था। पुनर्जन्म सिमुलेशन गिनती 1। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? अपने सामने काले पाठ की 2 पंक्तियों को देखते हुए मिल्टन को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। हाँ, अगले ही पल पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू हो गया और मिल्टन की चेतना पुनर्जन्म स्थान में प्रकट हुई। पुनर्जन्म स्थान के अंदर मिल्टन ने अपने आसपास अनगिनत रंग बिरंगे प्रकाश समूह देखे। पिछली बार उसने इनका बारीकी से निरीक्षण नहीं किया था, लेकिन इस बार उसने अंतरिक्ष में सभी प्रकाश समूहों की बारीकी से जांच की। अधिकांश समय उसकी नज़र नए उभरे प्रकाश समूहों पर ही टिकी रहती थी। थोड़ी देर बाद मिल्टन की नज़र एक विशाल काले प्रकाश समूह पर टिक गई। ये प्रकाश समूह उन नए प्रकाश समूहों में से एक था जो लेवल 4 विज़ार्ड बनने के बाद दिखाई दिए थे। यहाँ तक कि विज़ार्ड दायरे का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह भी इस समूह के आकार का केवल 10वां हिस्सा था। अगर यह पहले होता तो मिल्टन अपने व्यक्तित्व लक्षणों के कारण इस काले समूह के बारे में इतना उत्सुक नहीं होता। लेकिन अब चीज़ें अलग थीं। सिम्युलेटर अपग्रेड के बाद रूल्स मास्किंग ने उसे इतनी चिंता करने से बचा लिया। अब वह इस काले समूह द्वारा दर्शाई गई दुनिया के बारे में बेहद उत्सुक था। मिल्टन की नज़र इस काले समूह पर टिकी रही। एक पल के बाद उसकी चेतना काले गुच्छे के और करीब आ गई, जब तक कि उसकी चेतना और काला गुच्छे पूरी तरह से विलीन नहीं हो गए। मिल्टन की चेतना अंधकार में हो गई और वह अंधकार में डूब गया। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका था, ये कुछ पलों या अनगिनत वर्षों का मामला हो सकता है। खैर, जब उसकी चेतना वापस लौटी तो उसने खुद को किसी अजीब माहौल में नहीं, बल्कि विज़ार्ड टॉवर की जानी पहचानी ऊपरी मंजिल पर पाया। पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त। सिम्युलेटेड पुनर्जन्म मेमोरी को सफलतापूर्वक बनाए रखा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। होस्ट पुनर्जन्म मेमोरी से प्रभावित नहीं है। सिम्युलेटर मेमोरी प्रोटेक्शन फंक्शन सक्रिय नहीं है। क्या आप इसे मैन्युअल रूप से चालू करना चाहते हैं? मेमोरी प्रोटेक्शन चालू न करें। मिल्टन ने अपने दिल में फैसला किया। मिल्टन ने सहज रूप से अपना माथा रगड़ा। उसने खुद को बहुत ज्यादा आंका था। दुनिया का स्तर जितना ऊंचा होता, उसका नियंत्रण उतना ही कम होता। खासकर ब्लैक क्लस्टर द्वारा दर्शाई गई दुनिया, जो विज़ार्ड दायरे से कहीं ज्यादा उन्नत है। पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना, जिसे इकट्ठा करने में 2 साल लगे, बस ऐसे ही बर्बाद हो गई। उसने पुनर्जन्म की याद को याद करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। ये स्पष्ट था कि पुनर्जन्म सिमुलेशन में अपने जन्म के रहस्य को सुझाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हो सकता है कि वह जन्म से पहले ही मर गया हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पिछले पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान भी यही हुआ था। इस पुनर्जन्म से कोई लाभ नहीं हुआ। यह अच्छी खबर नहीं थी। इसका मतलब था कि अगर वह अपने अगले पुनर्जन्म के लिए इस दुनिया को चुनता भी तो उसे कोई लाभ नहीं होता। पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना की बर्बादी मिल्टन के लिए भी थोड़ी दर्दनाक थी। प्रत्येक सिमुलेशन गणना उसके लिए कीमती थी। यह विशेष रूप से सिम्युलेटर के अपग्रेड होने के बाद हुआ, क्योंकि सिमुलेशन गणनाओं के लिए संचय समय लंबा हो गया। अपने मन में विचारों को दबाते हुए मिल्टन ने इस पर और अधिक ध्यान न देने का फैसला किया। चूंकि सिमुलेशन की गिनती पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए इसके बारे में सोचना मददगार नहीं होगा। अगले ही पल मिल्टन ने अपने ध्यान मार्गों को संचालित करना शुरू कर दिया और ध्यान तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और 2 महीने जल्दी ही बीत गए। जब सत्य की पुस्तक को उनके आध्यात्मिक सागर में एक संदेश मिला, तो मिल्टन ने ध्यान तकनीक की अपनी साधना पर विराम लगा दिया। मिल्टन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली और सत्य की पुस्तक में संदेश की जांच की। संदेश पढ़ने के बाद मिल्टन अपनी सीट से उठे और विज़ार्ड टॉवर से चले गए। मिल्टन अपने मेंटर बर्नार्ड के साउंड्स ऑफ सी पवेलियन में फिर से प्रकट हुए। मेंटर, आपने मुझे बुलाया है। मिल्टन ने बातचीत शुरू की।
मैंने गार्जियन-सी से एक नया मिशन लिया है और जल्द ही जा रहा हूँ। ये प्रस्थान कम से कम 100 साल तक चलेगा। जैसे ही मिल्टन पहुंचे, मेंटर बर्नार्ड ने समझाना शुरू कर दिया। गार्जियन-सी का मिशन हर सदस्य के लिए अपरिहार्य था। यहाँ तक कि मेंटर बर्नार्ड भी अपवाद नहीं थे। हालांकि उनके मिशन की समय सीमा अभी नहीं आई थी, फिर भी उन्होंने समय से पहले ही गार्जियन-सी के मिशन को लेने का फैसला किया। इतनी जल्दी? मुझे याद है कि आपके मिशन की समय सीमा अभी तक नहीं आई है, मिल्टन ने कहा। उन्हें याद आया कि उनके गुरु बर्नार्ड मिशन पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। हर बार वह मुश्किल से कार्य स्वीकार करने की समय सीमा को पूरा कर पाते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बर्नार्ड ने इस बार इसे जल्दी क्यों स्वीकार कर लिया। हाँ, मैंने समय से पहले ही मिशन स्वीकार कर लिया, बर्नार्ड ने जवाब दिया। मिल्टन ने अपनी समझ का संकेत देते हुए सिर हिलाया। बर्नार्ड के पास मिशन को जल्दी स्वीकार करने के अपने कारण थे। अगर बर्नार्ड इसके बारे में कुछ नहीं कहते तो मिल्टन सक्रिय रूप से नहीं पूछते। गुरु, इस बार आपका मिशन कहाँ है? अध्याय 288/175 बैंक का मिशन और ब्लैक लाइट क्लस्टर। कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी ने पूछा। स्तर 4 के जादूगर को सौंपे गए अधिकांश मिशन जादूगर दायरे से बाहर हैं, यहाँ तक कि अन्य दुनियाओं में भी। इन मिशनों की एक प्रमुख विशेषता उनका लंबा पूरा होने का समय है। उन्हें पूरी तरह से पूरा करने के लिए अक्सर बहुत समय की आवश्यकता होती है। मिशन जरूरी नहीं कि खतरनाक हो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक समय निश्चित रूप से लंबा है। खूनी समुद्री क्षेत्र का चौथा शून्य युद्ध क्षेत्र, बर्नार्ड बोला। ये सुनकर मिल्टन ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा। खूनी समुद्री क्षेत्र का शून्य युद्ध क्षेत्र। ये सच है कि जादूगर क्षेत्र और खूनी समुद्र क्षेत्र के बीच अंतर क्षेत्र युद्ध अभी शुरू हुआ है। ये भी सच है कि शून्य युद्ध क्षेत्र अत्यधिक खतरनाक नहीं है, लेकिन खतरे की यह कमी केवल जादूगर क्षेत्र के शून्य युद्ध क्षेत्र के भीतर ही लागू होती है। क्योंकि यह जादूगर क्षेत्र का घरेलू मैदान है, जहां जादूगरों की संख्या रक्त वंशजों से कहीं अधिक है, इसलिए खतरे का स्तर निश्चित रूप से कम है। लेकिन खूनी समुद्र क्षेत्र के शून्य युद्ध क्षेत्र में स्थिति अलग है। यह उनका क्षेत्र है। ये कहा जा सकता है कि खूनी समुद्र क्षेत्र का वर्तमान शून्य युद्ध क्षेत्र खूनी समुद्र क्षेत्र से भी अधिक खतरनाक है। रक्त वंशजों की तरह ही जादूगर क्षेत्र का वर्तमान शून्य युद्ध क्षेत्र निश्चित रूप से जादूगर महाद्वीप से अधिक खतरनाक है। इसके अलावा इस तरह के मिशनों को पूरा करने में लंबा समय लगता है। इसका मतलब है कि उनके गुरु बर्नार्ड को खूनी समुद्र क्षेत्र के चौथे शून्य युद्ध क्षेत्र में काफी समय तक रहना होगा। खतरा बिल्कुल अधिक है। मिल्टन को कुछ सिमुलेशन से याद आया कि बर्नार्ड ने एक मिशन के दौरान अपनी जान गंवाई थी, और उस मिशन का स्थान खूनी समुद्री क्षेत्र का शून्य युद्ध क्षेत्र था। ये बहुत संभव है कि बर्नार्ड इसी मिशन के बारे में बात कर रहा था। गुरु, यह मिशन बहुत खतरनाक है, मिल्टन ने बर्नार्ड का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में गंभीरता से कहा। वह जानता था कि अगर वह हस्तक्षेप नहीं करता तो बर्नार्ड इस मिशन के दौरान अपनी जान गंवा सकता था। यह मिल्टन की अटकलें नहीं थीं, बल्कि अनगिनत सिमुलेशन से निकाला गया निष्कर्ष था। मिल्टन की बात सुनकर बर्नार्ड अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने मिल्टन को सिर्फ जानकारी देने के लिए संदेश भेजा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका छात्र उसके बारे में इतनी चिंता करेगा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि मिशन वास्तव में क्या है। तुम इसे खतरनाक कैसे घोषित कर सकते हो? हालांकि मिशन का खूनी समुद्री क्षेत्र के शून्य युद्ध क्षेत्र में होना एक तथ्य है, लेकिन वास्तविक मिशन मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। तुम्हारी चिंता अनावश्यक है, बर्नार्ड ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर भी वह अपने छात्र की चिंता को समझ सकता था, जिससे स्वाभाविक रूप से उसका मूड बेहतर हो गया। गुरु, मैं गंभीर हूँ। अगर खूनी समुद्री क्षेत्र जादूगर क्षेत्र के खिलाफ अंतर क्षेत्रीय युद्ध छेड़ने के लिए पर्याप्त आश्वस्त है, तो उनके पास कुछ न कुछ जरूर होगा। युद्ध जल्द या बाद में भड़कने वाला है, और जिस स्थान पर यह शुरू होता है वह खूनी समुद्री क्षेत्र का शून्य युद्ध क्षेत्र हो सकता है। एक मौका है कि आप इसमें फंस सकते हैं, मिल्टन ने गंभीरता से उत्तर दिया। वास्तविकता में परिलक्षित सिमुलेशन के दृश्यों ने मिल्टन को काफी हद तक तात्कालिकता का एहसास कराया। वह नहीं चाहता था कि उसके गुरु को एक मिशन के लिए अपनी जान गंवानी पड़े। मिल्टन की आवाज में ईमानदारी और गंभीरता सुनकर बर्नार्ड की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई। बर्नार्ड अपने छात्र को समझता था। वह जानता था कि मिल्टन शायद ही कभी मजाक करते हैं। अगर मिल्टन ऐसा कह रहा था तो इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। क्या तुमने कुछ खोजा है? बर्नार्ड ने पूछा। बस एक अनुमान है, लेकिन ये पर्याप्त है, मिल्टन ने उत्तर दिया। बेशक वह ये नहीं कह सकता था कि उसने सिमुलेशन में इसका अनुभव किया था। आखिरकार कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही वह अपने बाहरी प्लगइन सिम्युलेटर को प्रकट करे। मिल्टन की बात सुनकर बर्नार्ड ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ते हुए सोचना शुरू कर दिया। उसने अब तक इस मिशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था।
लेकिन मिल्टन की चेतावनी के बाद उसने अधिक सतर्क रहने का फैसला किया। मैं समझता हूँ, मैं आगे की तैयारी करूँगा, बर्नार्ड ने कहा। ये सुनकर मिल्टन ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि अगर बर्नार्ड ने ऐसा कहा तो इसका मतलब था कि वह स्थिति पर गंभीरता से विचार कर रहा था। जब तक बर्नार्ड पहले से पूरी तरह सतर्क था, तब तक इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि सिमुलेशन से घटनाएं घटित नहीं होंगी। आपका मैजिक कंस्ट्रक्शन कैसे आगे बढ़ रहा है? ये देखकर कि मिल्टन थोड़ा शांत हो गया था, बर्नार्ड ने विषय बदल दिया। बुरा नहीं, मैं 10 साल के भीतर अपना पहला चौथा रिंग मैजिक बना लूंगा, मिल्टन ने जवाब दिया। अभी वह सच को सजाने संवारने में काफी माहिर था। 10 साल, ये काफी तेज है। मुझे याद है कि मुझे अपना पहला चौथा रिंग मैजिक बनाने में 40 साल लगे थे, बर्नार्ड ने भावुकता के साथ कहा। वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति की दुनिया पूरी तरह से अलग होती है। हालांकि अगर उसे पता होता कि मिल्टन चेनी ने पहले से ही 3 चौथे रिंग मैजिक तकनीकों का निर्माण किया है, तो उसका मूड भावनात्मक से बहुत दूर होता। आखिरकार मिल्टन चेनी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन कलाकार है। क्या आप अपने जादू को और विकसित करने के लिए गाजियन सागर में रहना चाहते हैं या विजात दायरे के शून्य युद्ध क्षेत्र में कुछ समय बिताना चाहते हैं? बर्नार्ड ने पूछा, उसकी आवाज में जिज्ञासा का संकेत था। आखिरकार पिछली बार जब वे बात कर रहे थे तो चेनी ने पहले ही विजात दायरे के शून्य युद्ध क्षेत्र में जाने का विचार व्यक्त किया था। ये सुनकर चेनी ने एक पल के लिए सोचा, अगर यह पहले होता तो वह कुछ समय के लिए विजात दायरे के शून्य युद्ध क्षेत्र में जाने पर विचार कर सकता था। लेकिन 4 टेक्स्ट सिमुलेशन और एक पुनर्जन्म सिमुलेशन का अनुभव करने के बाद चेनी ने अपना विचार बदल दिया। बस थोड़ा और इंतजार करें, कम से कम अगले पुनर्जन्म सिमुलेशन के पूरा होने तक इंतजार करें। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अगले कुछ सालों में गाजियन सागर छोड़ूंगा। एक पल के बाद चेनी ने जवाब दिया, उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ है। आखिरकार अगर वह केवल ध्यान तकनीकों का अभ्यास करना चाहता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वास्तविक जीवन में कहाँ साधना करता है। मुख्य बात सिम्युलेटर पर भरोसा करना है। हालांकि सिमुलेशन गणना संचय के मामले में गाजियन सागर निश्चित रूप से शून्य युद्ध क्षेत्र से अधिक सुरक्षित है। गाजियन सागर में रहकर कम से कम फिलहाल चेनी को कोई खतरा नहीं है। बर्नार्ड ने अपना सिर हिलाया और बोला, यदि आप शून्य युद्ध क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बाद में जाने के बजाय जल्दी जाना बेहतर है। जितना देर होगा शून्य युद्ध क्षेत्र उतना ही खतरनाक होता जाएगा। 100 साल बाद शायद गाजियन सागर भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये सुनकर चेनी ने अपना सिर हिलाया। बर्नार्ड ने जो कहा वह सही था, जितना देर होगा उतना ही अंतरक्षेत्र युद्ध में शून्य युद्ध क्षेत्र अधिक खतरनाक होता जाएगा। लेकिन बर्नार्ड ने एक बात गलत कही, वह ये कि गाजियन सागर 100 साल बाद शामिल हो सकता है। वास्तव में गाजियन सागर लंबे समय से शामिल है और यह अंतरक्षेत्र युद्ध गाजियन लॉर्ड से निकटता से जुड़ा हुआ है। समय बीतता गया और बर्नार्ड और चेनी ने थोड़ी देर बात की, इससे पहले कि बर्नार्ड पहले चले गए। बर्नार्ड के चले जाने के बाद चेनी और अधिक देर तक नहीं रुके। उनकी आकृति टिमटिमाती हुई और साउंड्स ऑफ सी पवेलियन की ऊपरी मंजिल से गायब हो गई। समय उड़ता है और पलक झपकते ही 1.5 साल बीत जाता है। गाजियन सी विजार्ड टॉवर का शीर्ष। मिल्टन चेनी जमीन पर क्रॉस लेग बैठे थे। उनके सामने वह पैनल था जिसे अभी अभी छिपाया गया था। एक गंदी सांस छोड़ते हुए चेनी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। इस समय की 3 संरक्षित यादें उनके लिए बहुत काम की थीं। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उनके गुरु बर्नार्ड पूरी तैयारी करने के बाद भी मिशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन 3 टेक्स्ट सिमुलेशन के बाद चेनी ने इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका खोज लिया है। उन्हें बस खूनी समुद्री क्षेत्र के चौथे शून्य युद्ध क्षेत्र की यात्रा करने की आवश्यकता है। बिना कुछ सोचे चेनी उठे नहीं, बल्कि अपनी ध्यान तकनीक का अभ्यास करना जारी रखा। समय बीतता गया। 4 महीने बाद सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना पुरस्कार चुनें। रिटेन रियलम या रिटेन तकनीक। आप 3 यादों को बनाए रखने का विकल्प चुन सकते हैं। रिटेन रियलम। विचार की एक लहर में चेनी ने फिर से रियलम को बनाए रखने का विकल्प चुना। मैं अपने 522वें, 523वें और 524वें वर्षों की यादों को बनाए रखना चुनता हूं। इन 3 यादों को पचाने के बाद चेनी ने एक बार फिर सिम्युलेटर के अंतिम कॉलम पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना एल। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? शुरू करें, चेनी ने अपने मन में सोचा। जिस क्षण पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू हुआ, चेनी की चेतना एक बार फिर पुनर्जन्म स्थान में प्रकट हुई। सब कुछ इतना परिचित था। अपने नीचे विभिन्न प्रकाश समूहों को देखते हुए चेनी की नज़र आखिरकार एक काले प्रकाश समूह पर रुक गई। ये कहना होगा कि चेनी एक साहसी चरित्र है।
उन्होंने पिछले 2 पुनर्जन्म सिमुलेशन में अवसरों को बर्बाद कर दिया, लेकिन अंततः उस दुनिया में पुनर्जन्म लेने का फैसला किया जिसने उनके अवसरों को बर्बाद कर दिया। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। चेतना की एक झिलमिलाहट के साथ चेनी काले प्रकाश समूह में विलीन हो गए। अध्याय 289 176 पवित्र दीप्ति साम्राज्य और पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य सदस्यता के लिए अनुरोध। अनुवादक 54,96,90,339। किसी समय ऐसा लगा जैसे समय बहना बंद हो गया हो। प्रकाश की एक किरण मिल्टन चेनी की चेतना को एक अंधकार में दुनिया की ओर ले गई। किसी ने भी इसके अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया, इस बात से अनजान कि कितना समय बीत चुका है, शायद 1 साल या शायद अनगिनत साल। पवित्र दीप्ति साम्राज्य में पवित्र दीप्ति चर्च के भीतर मिल्टन चेनी, जो प्रार्थना कर रहे थे, ने अपनी आंखें खोली। उनकी धुंधली दृष्टि स्पष्ट हो रही थी। उनके दिमाग में मौजूद यादें धीरे धीरे मिल्टन द्वारा पचाई गईं, जिससे उन्हें अपनी वर्तमान पहचान और स्थिति को समझने में मदद मिली। जन्म का रहस्य आखिरकार टूट गया। मिल्टन ने अवचेतन रूप से अपने आसपास की चीजों पर नजर डाली। इस समय वह एक बहुत बड़े चर्च में घुटनों के बल बैठा था। उसके आसपास उसकी उम्र के अनगिनत लोग थे। प्रार्थना करते समय सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जिससे मिल्टन, जो अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था, सबसे अलग दिखाई दे रहा था। अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करो, अपने मन को भटकने मत दो। मिल्टन के कानों में एक आवाज पड़ी। मिल्टन ने आवाज के स्रोत की ओर अपनी नजर घुमाई। एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आवाज उसी की ओर से आ रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मिल्टन ही इसे सुन सकता था, क्योंकि प्रार्थना करने वाले अन्य लोगों में से कोई भी आवाज से प्रभावित नहीं था। मिल्टन ने आसपास के वातावरण का अवलोकन करना बंद कर दिया, अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और अपने मन में यादों के अनुसार प्रार्थना करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। चर्च में शांति थी, केवल सांसों और प्रार्थना की आवाजें आ रही थीं। आखिरकार एक पल के बाद घंटी बजी। सभी ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी प्रार्थनाएं बंद कर दीं। मिल्टन के आसपास के लोग बिल्कुल रोबोट की तरह एकदम एक स्वर में चर्च से बाहर निकल गए। मिल्टन ने भी उनके जैसा ही व्यवहार किया। उसका चेहरा भावहीन था, वह चर्च छोड़ने की तैयारी कर रहा था। हालांकि उसने इस दुनिया की 8 साल की यादों को अपने अंदर समाहित कर लिया था, लेकिन उसे इस दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। उसके जन्म की याद धुंधली और अस्पष्ट हो गई थी। उसे बस यही याद था कि वह कई सालों से यहाँ दिन ब दिन प्रार्थना कर रहा था। चेनी, तुम यहीं रहो। जैसे ही मिल्टन चर्च छोड़ने की तैयारी कर रहा था, एक आवाज उसके कानों में पड़ी। मिल्टन अवचेतन रूप से अपने रास्ते पर रुक गया। ऐसा नहीं लगा कि उसके आसपास के लोगों ने इस शोर को देखा। वे चर्च से बाहर निकलते रहे। रिवरेंड, मिल्टन ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और सम्मानपूर्वक बोला। उसकी यादों में पूरे चर्च में सबसे सम्मानित व्यक्ति निस्संदेह उसके सामने बैठा बूढ़ा व्यक्ति था। होली रेडियंस चर्च का पादरी। चेनी, तुम्हारा दिल अब सच्चा नहीं रहा। होली रेडियंस चर्च के प्रति सच्चे रूप से समर्पित होने में असमर्थ, तुम आस्तिक बनने की उम्मीद खो चुके हो। ये जगह छोड़ दो, बूढ़ा व्यक्ति बोला। उसकी बातें सुनकर मिल्टन के दिल में एक झटका सा लगा। बूढ़े आदमी की बातों ने मिल्टन को एक अचेतन एहसास दिया कि उसके बारे में कुछ असामान्य खोजा गया है। हालांकि सिम्युलेटर अपग्रेड के दौरान नोट्स के बारे में सोचते हुए मिल्टन शांत हो गया। रिवरेंड, मिल्टन ने बोलना शुरू किया, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये जगह छोड़ दो, तुम आस्तिक बनने की उम्मीद खो चुके हो। तुम पवित्र रेडियंस किंगडम के उत्तरी भाग में जा सकते हो। भाड़े का सैनिक बनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये सुनकर मिल्टन ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन बस ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी इंसान नहीं बल्कि रोबोट जैसा महसूस कर रहा था। ये समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मिल्टन के सामने बैठा ये बूढ़ा आदमी अपने पिछले जीवन के ऑनलाइन गेम में एनपीसी जैसा महसूस कर रहा था। रिवरेंड, मैं होली रेडियंस किंगडम के उत्तरी हिस्से में कैसे जा सकता हूँ? मिल्टन ने पूछा। ध्यान रहे कि वह सिर्फ 8 साल का था और वह अपने जन्म से ही होली रेडियंस चर्च में रहा था और कभी बाहर नहीं गया। उसे अकेले ही होली रेडियंस किंगडम की ओर उत्तर की ओर जाने के लिए कहना किसी जंगली सपने से कम नहीं था। मिल्टन को न सिर्फ इस दुनिया की समझ की कमी थी, होली रेडियंस किंगडम के बारे में उसकी समझ, जहां वह वर्तमान में स्थित था, होली रेडियंस चर्च नामक इस छोटे से हिस्से से आगे नहीं बढ़ी। मिल्टन का सवाल सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, उसकी मुस्कान बनी रही। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसका एकमात्र भाव था। आप दा विंची को ढूंढ सकते हैं, वह आपको पवित्र रेडियंस किंगडम के उत्तरी भाग में ले जा सकता है। बूढ़ा आदमी बोला। मिल्टन को अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लगा कि बुजुर्ग आदमी के ये शब्द पहले से तय लग रहे थे। इसलिए मिल्टन ने धीरे से पूछा, रिवरेंड, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उसके शब्द निकलते ही बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया।
एक पल के बाद बूढ़ा आदमी बोला, आप आस्तिक नहीं हैं, इसलिए आप मेरी मदद नहीं कर सकते। रिवरेंड, भले ही मैं आस्तिक नहीं हूं, फिर भी मैं कुछ मामलों में आपकी मदद कर सकता हूं। मिल्टन ने फिर पूछा। वह अपने कुछ संदेहों को सत्यापित करने के लिए इस तरह से पूछ रहा था। आप आस्तिक नहीं हैं, इसलिए आप मेरी मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर मिल्टन चुप हो गया। क्या यह असली एनपीसी हो सकता है? क्या यह एक खेल की दुनिया है? मिल्टन के दिमाग में कई विचार आए। मिल्टन के सवालों का सामना करते हुए एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से ऐसी नहीं होगी। ये पूरी तरह से एक पूर्व निर्धारित संवाद की तरह लगा। यह एक कम बुद्धि वाले एनपीसी की तरह भी था। मिल्टन के पास कुछ अनुमान थे, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सका। आखिरकार पुनर्जन्म अंतरिक्ष में इस दुनिया का प्रतिनिधित्व एक काला प्रकाश समूह था जो जादूगर क्षेत्र से 10 गुना बड़ा था। एक खेल की दुनिया, क्या ये संभव हो सकता है? हालांकि ये भी संभव हो सकता है कि ये दुनिया मिल्टन की समझ से परे हो गई हो। रिवरेंड, अगर किसी के पास 2 स्नैक फ्रूट हैं और वह अपने दोस्त को एक देता है, तो उसके पास अब कितने हैं? अध्याय 290, 176, पवित्र चमक साम्राज्य और पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य सदस्यता के लिए पूछना _2। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी ने पूछना शुरू किया। इसे अब जांच नहीं माना जा सकता था, ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। यदि उसके सामने बैठा पादरी एक सामान्य व्यक्ति होता, तो वह निश्चित रूप से केवल एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब नहीं देता। लेकिन जब मिल्टन चेनी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर एक मूर्ख भी दे सकता था, तो उसके सामने बैठा पादरी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता था। अभी भी उस पर केवल फीकी मुस्कान थी, लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रिवरेंड, मिल्टन चेनी ने धीरे से पूछा। मिल्टन, तुम्हारा दिल अब ईमानदार नहीं है, तुम में पवित्र चमक चर्च के प्रति सच्ची भक्ति की कमी है, तुमने आस्तिक बनने का अपना मौका खो दिया। ये जगह छोड़ दो, बूढ़ा आदमी बोला। तो यह वास्तव में पहले से तय था? तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने पादरी से ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि मैंने पहले चर्च में ईमानदारी से प्रार्थना नहीं की थी? मिल्टन चेनी के विचार उलझन में थे। ये बहुत ही विचित्र था। अपने पिछले पुनर्जन्मों में उन्होंने जो भी दुनिया देखी थी, वे सभी सामान्य दुनियाएं थीं। लेकिन इस बार जिस दुनिया में उनका पुनर्जन्म हुआ, वह सामान्य लग रही थी। मिल्टन चेनी के दृष्टिकोण से ये दुनिया एक खेल की दुनिया की तरह थी, और उनके सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति खेल की दुनिया में पहले से सेट किए गए एनपीसी की तरह था। मिल्टन चेनी ने कुछ और सवाल पूछे और आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचे। यानी उनके सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति पहले से सेट किए गए रोबोट की तरह कुछ ही वाक्यांश आगे पीछे बोलता था। मिल्टन चेनी ने आखिरकार चर्च छोड़ दिया। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि इस दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। वह ये जानना चाहता था कि जिस दुनिया में वह अब रह रहा है, वह असली है या नहीं। दा विंची, मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ। मिल्टन चेनी दा विंची की गाड़ी में चढ़े और बोले। हालांकि जिस दा विंची को उन्होंने संबोधित किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मिल्टन चेनी को पहले से ही इसकी आदत थी। महीनों बीत गए थे और मिल्टन चेनी को एहसास हो गया था कि ये दुनिया वास्तव में एक खेल की दुनिया थी। उनके अलावा इस दुनिया में बाकी सभी लोग एक एनपीसी थे, जिनके साथ पादरी के अलावा कोई भी वास्तविक बातचीत नहीं कर सकता था। गाड़ी में कुछ देर बैठने के बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। ये जानते हुए कि दा विंची से पूछना बेकार होगा, मिल्टन चेनी केवल गाड़ी में इंतजार कर सकते थे। एक पल बाद एक गोरा युवक गाड़ी में घुसा। गोरे युवक ने मिल्टन चेनी की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। मिल्टन चेनी ने भी बातचीत शुरू नहीं की। उन्हें वास्तव में इन एनपीसी के साथ बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं थी। जैसे ही गोरा युवक गाड़ी में चढ़ा, दा विंची ने चाबुक मारा और गाड़ी चलने लगी। मिल्टन चेनी अंदर बैठे थे, अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे और सोच रहे थे कि इस दुनिया में पुनर्जन्म के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। सच में मिल्टन चेनी के मन में इस बात को लेकर कई तरह के विचार थे कि उनके पुनर्जन्म से पहले ये दुनिया कैसी होगी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक खेल की दुनिया होगी। मिल्टन चेनी को अपनी आंखें बंद करके कुछ विचारों में डूबे हुए देखकर गोरे युवक कॉनर ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। आग चुराने वाला। अचानक मिल्टन चेनी के कानों में एक आवाज गूंजी। मिल्टन चेनी की पलकें फड़क उठीं और उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी नज़र उनके सामने खड़े गोरे युवक पर पड़ी। अगर उनकी सुनने की शक्ति कम नहीं थी, तो उनके सामने बैठे युवक ने उनसे बातचीत शुरू की होगी। क्या तुम सच में आग चुराने वाले हो? आप किस दिव्य प्रणाली से संबंधित हैं? आप पवित्र चमक दिव्य साम्राज्य में कैसे प्रवेश कर गए? कॉनर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कॉनर के बोलने के बाद मिल्टन चेनी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह शांत रहे। अग्निचोर, पवित्र चमक दिव्य साम्राज्य, ये सब क्या बकवास है? उसके सामने खड़ा युवक एनपीसी जैसा नहीं लग रहा था, और वह जिस दुनिया में था वह खेल की दुनिया नहीं बल्कि दिव्य साम्राज्य जैसी लग रही थी। मिल्टन चेनी ने युवक की बातों से यही निष्कर्ष निकाला।
मिल्टन चेनी के मन में तुरंत ही ढेरों विचार उमड़ पड़े। इन धारणाओं ने उनके पिछले अनुमान को पलट दिया कि ये दुनिया एक खेल की दुनिया है। ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं जानते। आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आप किस दिव्य प्रणाली से संबंधित हैं, है ना? मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आप पवित्र चमक दिव्य प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं। कौन बोला। हालांकि ये देखकर कि मिल्टन चेनी का अभी भी जवाब देने का कोई इरादा नहीं था, कौन कुछ हैरान दिखे। क्या आपको याददाश्त की समस्या है? ये शब्द सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि कौन को पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। उसने अपने सुनहरे बालों को बिखेरते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह जगह कहाँ है? पवित्र चमक दिव्य साम्राज्य। मिल्टन चेनी ने अनिश्चितता से जवाब दिया। कौन ने सिर हिलाया और फिर अपना सिर हिलाया। अगर आप फायर स्टीलर नहीं हैं तो आप यहाँ कैसे आए? कौन ने फिर पूछा। मिल्टन चेनी ने अपना सिर हिलाया। क्या उसे यह बताना चाहिए था कि वह जादूगर क्षेत्र से पुनर्जन्म ले चुका है? उसे संदेह था कि उसके सामने खड़ा युवक जादूगर क्षेत्र क्या है ये भी जानता होगा। आप किसी दिव्य प्रणाली से संबंधित नहीं हैं। जैसे कि अचानक कुछ याद आ गया हो, कौन की आंखें चमक उठीं और वह बोल पड़ा। दिव्य प्रणाली क्या है और दिव्य साम्राज्य क्या है? मिल्टन चेनी ने पूछा। आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद जो एनपीसी नहीं था, वह निश्चित रूप से इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। अगर वह इस दुनिया को पूरी तरह से समझ सकता था तो भले ही पुनर्जन्म सिमुलेशन तुरंत समाप्त हो जाए, यह कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि अगर पुनर्जन्म सिमुलेशन तब समाप्त हो जाता जब वह अभी भी इस दुनिया से पूरी तरह से अपरिचित था, तो यह वास्तव में पुनर्जन्म के अवसर को बर्बाद करना होगा। ये सुनकर कौन की आंखें और भी चमक उठीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पवित्र चमक दिव्य साम्राज्य की अपनी यात्रा के दौरान वह एक हैचलिंग से मिलेगा। अगर वह हैचलिंग को अपने पीछे चलने के लिए लुभा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि पवित्र चमक दिव्य प्रणाली के भीतर एक संभावित सच्चा भगवान उभर सकता है? ये कितना बड़ा पुण्य होगा। कौन ने धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी। मिल्टन को देखने का उसका तरीका बदल गया था। अब उसकी आंखों में एक उत्साह स्पष्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनमोल खजाने को देख रहा हो। एक दिव्य प्रणाली सच्चे देवताओं का एक गुट है और एक दिव्य साम्राज्य एक सच्चे भगवान का क्षेत्र है। मैं पवित्र दीप्ति के दिव्य प्रणाली देवता का एक तृतीय श्रेणी का आस्तिक हूँ और यहाँ पवित्र दीप्ति का तीसरा दिव्य साम्राज्य है। कौन ने समझाया। तो ये जगह असली दुनिया नहीं है, मिल्टन ने जवाब दिया। असली दुनिया। कौन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, मिल्टन के शब्दों का अर्थ समझने में असमर्थ। मैं समझ नहीं पाया कि आपका क्या मतलब है। ये निश्चित रूप से असली दुनिया है, अन्यथा हम कैसे संवाद कर सकते हैं? कौन ने कहा, यह महसूस करते हुए कि कौन उसे समझ नहीं पाया। मिल्टन ने अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। जब मैंने वास्तविक दुनिया के बारे में बात की तो मैं उस दुनिया का जिक्र कर रहा था जहां सच्चे देवता निवास करते हैं। वह दुनिया जहां सच्चे देवता निवास करते हैं। सच्चे देवता हमारे जैसे ही संसार में रहते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अब और भी उलझन में कौन को लगा कि वह मिल्टन की सोच के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। क्या हम वर्तमान में सच्चे ईश्वर के दिव्य साम्राज्य के भीतर नहीं हैं? क्या सच्चे ईश्वर का दिव्य साम्राज्य सच्चे ईश्वर के शरीर के भीतर नहीं है? मिल्टन चीजों को उलझा रहा था। उसे लगा कि वह और कौन एक ही तरंगदैर्ध्य पर नहीं है। सच्चे ईश्वर के शरीर के अंदर। कौन हैरान था। आपको किसने बताया कि सच्चे ईश्वर का दिव्य साम्राज्य सच्चे ईश्वर के शरीर के अंदर है? सच्चे ईश्वर का दिव्य साम्राज्य एक स्वतंत्र भूमि आधारित साम्राज्य और सच्चे ईश्वर का क्षेत्र है। ये सच्चे ईश्वर के शरीर के अंदर कैसे हो सकता है? कौन के बोलते ही मिल्टन तुरंत समझ गया। वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। उसने हमेशा सोचा था कि सच्चे ईश्वर का दिव्य साम्राज्य सच्चे ईश्वर के शरीर के भीतर है। उसने अपने पिछले जीवन के उपन्यासों को उसे गुमराह करने के लिए दोषी ठहराया। आपने पहले फायर स्टीलर से क्या मतलब निकाला था? मिल्टन को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। उसने विषय बदल दिया और पूछा। एक प्रकार के विशेष आस्तिक, उनके पास विश्वासों को चुराने की क्षमता होती है। यहाँ सभी लोग क्यों? मिल्टन वास्तव में ये पूछना चाहता था कि हर कोई रोबोट की तरह क्यों व्यवहार करता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। हालांकि कौन मिल्टन के इरादे को समझ गया। मिल्टन के सवाल को सुनने के बाद उसने जवाब दिया। आप पूछ रहे हैं कि दिव्य साम्राज्य के लोग सामान्य इंसानों की तरह क्यों नहीं लगते? मिल्टन ने सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी प्रथम श्रेणी के आस्तिक हैं, वे विचार से रहित हैं। कौन ने समझाया। ये प्रथम श्रेणी के विश्वासी थे जिन्हें विश्वास प्रदान करने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उनके पास सोचने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से संचार या बातचीत करने में असमर्थ थे। होली रेडियंस चर्च के पादरी के बारे में क्या वह भी प्रथम श्रेणी का विश्वासी है?
मिल्टन ने पूछा। वह एक द्वितीय श्रेणी का विश्वासी है जिसके पास कुछ बुनियादी संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं और वह सरल आदेशों का पालन कर सकता है। कॉनर ने स्पष्ट किया। कोई सच्चा ईश्वर कैसे बनता है? मिल्टन ने एक बार फिर पूछा। इस सवाल ने कॉनर को चुप करा दिया। क्या सवाल का दायरा व्यापक हो सकता है? सबसे पहले आपको किसी भी दिव्य प्रणाली से संबंधित नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है आप संभावित रूप से एक सच्चे ईश्वर बन सकते हैं। एक पल की चुप्पी के बाद कॉनर ने जवाब दिया, हालांकि उन्होंने अभी भी कुछ जानकारी छिपाई।